अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ सर महद आमिर। गाइस आज हम लोग जो है फिज़िक्स P1 करते हैं 970213 मई जून 2023 का। अच्छा, क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं। इसका ए ग्रेड जो था पेपर का, मैंने भी वो देखा था थ्रेशोल्ड, तो 29 पे बनता है। मैं आपके साथ इस सीरीज़ में 2-4 पेपर्स कर रहा हूँ। आप लोगों के P1s बहुत नियर हैं। लेट्स सी हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। अच्छा, पहला सवाल है भाई, व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड इन अ रिकॉर्ड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या ज़रूरी है? व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड। फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटी होने के लिए इंटीजर वैल्यू ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही यूनिट भी ज़रूरी नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटी कैसे बनेगा, ठीक है जी। और नो, अगर न्यूटन में फोर्स लिखते हैं तो इट इज़ नॉट इन SI बेस्ड यूनिट्स। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, किसी भी चीज़ के फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए उसकी न्यूमेरिकल होना जो है वैल्यू लाजमी है। अच्छा जी, ओम व्हाट इज़ द ओम एक्सप्रेस्ड इन SI बेस यूनिट्स। अच्छा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ जो है रिवीजन भी कराता रहूँगा। हम लोगों ने फिज़िकल क्वांटिटीज़ का चैप्टर जब आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज का बेस यूनिट निकालना सिखाया था, जो हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है जी। वोल्टेज जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। रेजिस्टेंस होती बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस इज़ अ रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ठीक है जी। तो ओम बेसिकली जो है वोल्ट्स ओवर एम्पेयर्स के बराबर है, ठीक है जी। और ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज है, बेसिकली वोल्टेज का जो बेस यूनिट आएगा दैट विल बी kgm²s-3a-1। और ये एम्पेयर जो डिवीजन में था ये ऊपर चले आएगा तो a-1 एक और आ जाएगा, तो kgm²s-3a-2। वोल्टेज हमें पता है, सिंस वर्क डन ओवर चार्ज होता है। वर्क डन जो है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नहीं किसी को याद आ रहा तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो है फोर्स होती है kgms-2 और डिस्प्लेसमेंट m हो जाएगा तो kgm²s-2। और इस तरीके से हम लोग वोल्टेज का सबसे पहले बेस यूनिट निकाल लेंगे, उसी को एम्पेयर से डिवाइड कर दोगे। याद करें, मैंने जब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये सारी लिस्ट जो है याद करने के लिए दी थी। खैर, उनको मैंने डायरेक्टली रेजिस्टेंस का SI बेस यूनिट भी याद करवाया था सेकेंड वीक ऑफ द क्लासेस में, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। kgm²s-3a-2। ओके जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा kgm²s-3a-2। ठीक हो गया जी। मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास जो है आगे बात करते हैं, तो बोलता है कि भाई अ डेस्क हैज़ अ ट्रू विड्थ ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ट्रू वैल्यू दी, दो स्टूडेंट्स हैं x एंड y, मेजर्स द विड्थ ऑफ द डेस्क। द स्टूडेंट x यूज द टेप मेजर एंड रिकॉर्ड्स द विड्थ, ठीक है जी। y, ठीक है जी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, इसकी जो रेंज है दैट्स 0.5 और इसकी रेंज जो है 0.1 है। मैंने अभी ऑप्शंस नहीं पढ़े, बट मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये जो है, ये जो है बहुत जो है प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। नॉट वेरी प्रिसाइज, ठीक है। क्योंकि प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि फैला हुआ डेटा है, 0.5 तक का मार्जिन दिया हुआ है। ये प्रिसाइज है क्योंकि 0.1 तक का बहुत करीब करीब डेटा हो सकता है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं ज़रा स्टेटमेंट। इट इज़ लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज देन द मेजरमेंट। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एक्स इज करेक्ट। एक्स की जो है लेस एक्यूरेट है, लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज तो है पर लेस एक्यूरेट नहीं है। लेस एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रू वैल्यू है 50। अगर बात करूं 51.4 की, तो ये ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है, ठीक है जी। तो एक्यूरेसी जो होती है बेसिकली वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू की बात होती है। तो दिस रिजल्ट इज़ मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। तो इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज एज कंपेयर टू स्टूडेंट वाई। तो डी इसका बहुत बेसिक सा आंसर होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है। द डायग्राम शोज टू वेक्टर्स x एंड y ड्रॉन टू स्केल, ठीक है जी। इफ x इज इक्वल्स टू y माइनस z, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स वेक्टर z। x इज इक्वल्स टू y माइनस z, ठीक है जी। मैं ज़रा थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, y, ठीक है जी, माइनस z, हमें वेक्टर z चाहिए, ठीक है। तो
z जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया। अच्छा ठीक है, y एज इट इज़ चाहिए इसको। ठीक है जी, y माइनस एक्स है तो y एज इट इज़ चाहिए। ठीक है जी, माइनस एक्स है तो भाई इसको अगर मैं ऊपर तो कॉपी नहीं कर पाऊँगा, बट चलो मैं इसको क्लोजली कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा ये अब देखना ज़रा, ये y का वेक्टर था और ये x से तो माइनस एक्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर x वॉज ओवर देयर ना तो माइनस एक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा दैट वुड बी मोर लाइक दिस। ठीक है जी, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा होगा। आई गेस इसमें कोई इशू नहीं है, एंड आई गेस दैट सिंपली ये ए जो है इसका आंसर है, क्योंकि ये रिजल्टेंट से बहुत जो है करीब करीब मतलब एग्जैक्ट है। I hope this is good. Okay, जी, question number 5. Which equation representing uniformly accelerated motion in a straight line can be determined using only the definitions of acceleration? Okay, जी. Acceleration was final velocity minus initial velocity upon time. Since acceleration time and u is equals to v, so yep, v is equals to u plus at, so c will be the correct answer. ओके गाइस, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हमारी जो इक्वेशन हो गई। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्टिकली। ठीक है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वर्टिकल। तो विच ग्राफ showing the variation with time of the displacement of the object from its initial position is correct। अच्छा इतना मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है यार। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल का होना चाहिए था, इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है भाई। अगर ये बोल रहा है यार कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल जो है यूनिफॉर्म है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के टाइम से ग्राफ जो है ना, नहीं ये हो ही नहीं सकते। दे आर सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दे आर सपोज टू बी स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ए एंड सी तो मैंने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अच्छा एज फार एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ तो इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। अच्छा एक्सेलरेशन में डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट वुड बी इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट तेज हो रहा है। इफ ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप तो शुरू में वो कम डिस्प्लेसमेंट, फिर ज्यादा और फिर और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। अब यार इतनी देर हो गई है, मैं यकीन करो P1 सॉल्व कर रहे हो, 4 दिन बाद पेपर है, तो आई होप यू गाइज नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अपवर्ड स्लोपिंग ग्रेडियंट जो होता है, जिसका ग्रेडियंट बढ़ रहा होता है, दिस शोज एक्सेलरेशन। तो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी हमें जो है सीधे सीधे एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है जी, कि भाई एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है एक डायरेक्शन में, नहीं कर रहा डेफिनेटली। अगर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूं तो चलो, मेरे ख्याल से इतना नहीं होना चाहिए, पर क्या कह सकते हैं। अगर कह रहा हूँ कि भाई वर्टिकली एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन का मतलब है कि 0 से 10 फिर 30 फिर 100, एक बात कर रहा हूँ तो पहले 10 मीटर फिर 20 मीटर फिर 70 मीटर, तो पहले ग्रेडियंट कम फिर बढ़ा फिर और बढ़ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन यार गुड, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा इस तरीके का एक क्वेश्चन पहले पास में भी आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल, सुनिए गौर से। A device for spraying paint. Paint is fed into the box under pressure via vertical tube and exits to the hole as fine streams moving horizontally. The paint is ejected at a speed of 2.5 meters per second through 400 holes, each of area 0.4. The density of the paint is this. What is the horizontal force required to hold the device stationary as it ejects the paint? ठीक है, फोर्स मांग रहा है यार कि डिवाइस स्टेशनरी रखने के लिए क्या फोर्स चाहिए। हमें पता है यार बेटा कि फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। ठीक है जी, मास नहीं दिया हुआ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक सेकंड गाइस, मुझे एक सेकंड इसको सोचने देना, 10 सेकंड देना। ठीक है ठीक है, 400 होल एरिया, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सही सही है बेटा। अच्छा बहुत, ये एक बार प्रीवियसली भी इस तरीके का सवाल आ चुका है और बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
डेंसिटी हमारे पास बेटा 900, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक हो गया जी। हमारे पास अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, एरिया इनटू हाइट होता है, एरिया दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर को मीटर में करूंगा 10⁻⁻�6, और हाइट नहीं है। मजे की बात है इसने कहा भाई कि अगर मैं पर सेकंड फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स हमें पर सेकंड ही चाहिए होती है, पर यूनिट टाइम फोर्स निकाल रहा हूँ, तो भाई अगर हमारे पास ये पेंट जो है 2.5 मीटर्स जो है पर सेकंड मूव करता है, तो इसका जो, अब ये देखो यहाँ से ये पेंट की जो धार है ये निकली, तो इसके जो मूवमेंट है, हाइट है वो 2.5 मीटर्स है एवरी सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा ताकि मैं इसका जो है वॉल्यूम निकाल सकूँ। 0.54 इंटू 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई बाई 2.5, इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे का पेंट का मल्टीप्लाई बाई 900। तो हमारे पास डायरेक्टली मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मास से, वॉल्यूम को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 900 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 2.5, मास इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है जी, मास आ गया किलोग्राम्स में। फोर्स की बात करूं तो बेटा चेंज इन मास 9 इंटू 10⁻⁻4 m, वेलोसिटी इज 2.5 गिवन इन द क्वेश्चन, टाइम इज 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है दैट इज 2.25 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा गाइस, फिर से एक बार सुनना कि भाई ये जो है ये 2.5 मीटर्स पर सेकंड पेंट एग्जैक्ट हो रहा है। मैं पर यूनिट टाइम निकाल रहा था, तो मैंने कहा यार जो हाइट है पेंट की वो 2.5 मीटर्स है एवरी सेकंड, तो मैंने टाइम की जगह 1 रखा, हाइट की जगह 2.5 रखा और वो वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इतनी कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है। अच्छा यार, ये आंसर तो इसमें से कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने होल्स हैं, 400। ये फोर्स आई है एक की, अगर मैं इसको 400 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0.9 न्यूटन्स, दैट मैचेस माय आंसर एट बी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सवाल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच डायग्राम इलस्ट्रेट्स अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ईच डायग्राम। ये ठीक है, विच न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये अक्सर आ चुका है बेटा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम टाइप एज वेल ना, सेम टाइप, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये 3 क्वांटिटीज़ हैं भाई। देखो ना, अब इसमें वैसे तो छूटता ही पता चल रहा है यार, ये 2 फोर्सेस सेम है, तो डेफिनेटली यही आंसर है। ठीक है, और कोई आंसर नहीं है इसमें। अब इसमें भी फोर्सेस सेम नहीं है, इसमें भी फोर्सेस अलग अलग हैं, इसमें भी फोर्सेस अलग अलग हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड डेफिनेटली होनी चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड दे शुड बी ऑफ सेम टाइप, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा जी, two balls of identical shape and size but different masses are falling through the same liquid. The sum of the drag force and the upthrust acting on each ball is equal to the weight. Okay. क्या बोल रहे हैं भाई कि sum of the, एक सेकेंड, थोड़ा सा बेटा ग्लिच आ गया था, फिर से। Sum of the weight is equal to the drag force and the upthrust. सॉरी बेटा, ज़रा सा ग्लिच आ गया था, इट्स ओके। ओके जी, क्या बोल रहा था, द सम ऑफ द ड्रैग फोर्सेस अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ईच ऑफ द बॉल इज इक्वल टू इट्स वेट। जो वेट है वो ड्रैग और अपथ्रस्ट के बराबर है। अच्छा, दोनों बॉल का शेप आइडेंटिकल है, ठीक है जी, बट मासेस डिफरेंट है और सेम लिक्विड में गिर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक बॉल है, बॉल ए, ठीक है जी, एंड बॉल बी। बॉल ए का जो वेट होगा, मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू ड्रैग फोर्स होगी और अपथ्रस्ट जो है रो जी वी। बॉल बी का जो वेट होगा, मास इनटू ग्रेविटी m2g, और उसका जो weight वो भी रो जी वी। अच्छा, मासेस डिफरेंट हैं, ठीक है जी, इसका मतलब इसका मास जो है 3m हो सकता है। एक बात कह रहा हूँ, ठीक है,
और इसका मास m हो सकता है। दोनों बॉल्स का सेम शेप है और साइज है। डेफिनेटली फ्लूइड भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, ग्रेविटी भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। डेंसिटी, ग्रेविटी, वॉल्यूम तीनों दोनों बॉल्स का सेम है क्योंकि साइज सेम है, फ्लूइड भी सेम है, ग्रेविटी तो सेम ही रहती है। तो बेसिकली अगर बात करें तो दो बॉल्स के ऊपर जो मास जिस बॉल का ज़्यादा होगा, डेफिनेटली जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिसका वेट ज़्यादा होगा तो उसको ड्रैग भी ज़्यादा चाहिए होगा बैलेंस करने के लिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनना है, अगर मैं थोड़ा तुम लोग को पीछे लेके जाऊँ समझने के एतबार से पीछे लेके जा रहा हूँ। अगर मैं अपने फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर के चैप्टर में जाऊँ थोड़ा सा, तो मैं तुम लोग को, मैंने जब ड्रैग का कॉन्सेप्ट दे रहा था तो मैंने ये बात बताई थी कि यार जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, ठीक है जी। ड्रैग जो है और वो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है, ठीक है जी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे होता है तो उस वक्त ड्रैग नहीं लगती, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे ड्रैग लगती है। अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है जी, अगर नीचे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ठीक है, मैं कहता हूँ इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे तेज़ी से मूव करेगा तो ड्रैग अपवर्ड लगेगी। बेसिकली ड्रैग एयर रेजिस्टेंस तो नहीं कहूँगा मैं, लिक्विड रेजिस्टेंस को बोलते थे। तो अब यार थोड़ा सा मैं सिर्फ समझने के एतबार से बात कर रहा हूँ कि पहले इस चीज़ को समझो। अगर हवा में तेज़ मूव करते हो तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है। अगर लिक्विड में स्विमिंग तेज़ी से करोगे तो वाटर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगने का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। तो अगर मैं इस दो केसेस को कंपेयर करूं तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि भाई सिंस इसके वेट को बैलेंस करने के लिए ड्रैग ज़्यादा लगेगा तो डेफिनेटली जो बॉल भारी होगी, द हैवियर बॉल इज फॉलिंग एट द लार्जर स्पीड, जो हैवियर बॉल जो होगी इट्स फॉलिंग एट द लार्जर स्पीड। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो डी होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, ठीक है जी। बाकी मैंने बाखुदा मार्क्स की अभी तक नहीं देखी, मैं एंड में खुद भी चेक करता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपलोड करता हूँ। अच्छा चलो यार, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा सवाल है यार। क्या बोल रहा है भाई, हमारे पास बोल रहा है कि ठीक है, a perfectly elastic collision occurs between two objects x and y. The mass of x is m and the mass of y is 2m. Object x travels at a speed v before the collision and speed 3v over 5 in the opposite direction after the collision. Object y is stationary before the collision. What is the kinetic energy of y after the collision? ठीक है, पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे ऑफ y आफ्टर द collision। अच्छा यार, अगर मैं बात करूं relative speed of approach is always equals to relative speed of separation in a perfectly elastic collision. So relative speed of approach v is equals to 3v over 5 प्लस अननोन है x कह देते हैं। अच्छा प्लस क्यों किया यार, देखो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं और सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अप्रोच के कॉन्सेप्ट्स क्लासरूम में स्टडी किए हुए हैं। अच्छा v की बात करूँ तो v माइनस 3v ओवर 5 इज इक्वल्स टू x और हमारे पास स्पीड आ जाएगी 2v ओवर 5। अच्छा काइनेटिक एनर्जी की बात करें यार तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर का ही रहता है, 1/2, मास इज़ 4m, वेलोसिटी इज़ 2v ओवर 5 हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है जी। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 times 4 over 5 is 8 over 5, sorry 25, that's 8 over 25, 8 over 25 mv स्क्वायर आंसर आ रहा है भाई, ठीक है जी। अब यार मज़े की बात यह है कि यार फनकारी है थोड़ी सी कि ये 8 over 25 आंसर में नहीं दिया पता, तो इसको ये भी कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि 8 over 25 देना चाहिए था, बट येट अगेन अगर मैं इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई बाय 2
तो 16/50 जो कि इक्वलेंट दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो 8/25 इज़ इक्वलेंट टू 16/50। बच्चे सही करके भी ना बोलते हैं यार यही करीब लग रहा है ये लगा दो, ऐसा नहीं करना यार। मेक श्योर कि यू एक्चुअली डू द करेक्ट आंसर एंड मार्क द करेक्ट आंसर। यू डूइंग गुड, कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अच्छा ही होगा। Okay, what is not a requirement for two forces to act as a couple? The forces should act in opposite direction. Definitely, two forces act through the same point. ठीक है. The forces combine to produce zero resultant force have equal magnitude. Same point पे act करना ज़रूरी नहीं होता. ठीक है जी, definitely अब एक force है, एक force ऊपर लग रही है, एक force नीचे लग रही है. The same equal in magnitude. Definitely they are not acting at the same point, but still that's a couple. ठीक है, तो B is the answer for this. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं भाई. A uniform meter is pivoted at 34 centimeters, marked as shown. A rule balances when a 64 grams mass is hung from 4 centimeter mark. What is the mass of the meter rule? ठीक है. Sorry, alhamdulillah. Okay. सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होगा. 50 माइनस 34 ये डिस्टेंस 16 आ रहा है हमारे पास. 34 माइनस 30 ये डिस्टेंस हमारे पास 30. 430. ठीक है बेटा. F इंटू डी इज इक्वल्स टू F इंटू डी. ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, बैलेंसेस. Mass is 64 times gravity times 30 is equals to mass of the meter rule is unknown times 16 times gravity. Gravity cancel out. 64 divided by 16 times 30 is the mass. 64 times 30 divided by 16, 120 grams. I guess that is the correct answer. ओके जी, क्या बोल रहा हूँ भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होते हैं. मैंने से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम लगा के बहुत सिंपली इसको जो है सॉल्व कर लिया. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी सब बच्चों को. अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मीटर क्यूब ऑफ वाटर is mixed with 0.50 meter cube of alcohol. Then density of water is 1000 kg per meter cube and the density of alcohol is 800 kg per meter cube. The volume of the mixture is 2 meter cube. What is the density of the mixture? ठीक है. अच्छा जी बेटा, इसको थोड़ा सा एवरेज आउट करना है. बेसिकली थोड़ा रेशो लगा लेते हैं कि 2 में से 1.5 में से 2 जो है हमारे पास, 2 में से 1.5 जो है हमारे पास पानी है, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ठीक है जी, प्लस 0.5 हमारे पास अल्कोहल है 2 में से, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द अल्कोहल. ठीक है, रेशो लगाया मैंने अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वाटर मल्टीप्लाई बाई द डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस द अमाउंट ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ अल्कोहल. ठीक है जी, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 950. तो मेरा जो आंसर है वो डी आ रहा है, 950 आ रहा है. मैं ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ. 950 आ रहा है. ठीक है जी, मेरे ख्याल से डी का आंसर इसका 950. ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड. एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग. ठीक है जी, ओके. An object is falling at a constant speed through the viscous liquid. Fu is the upthrust of the object due to the liquid. Wl is the weight of the liquid displaced by the object. Wo is the weight of the object. Which equation must be correct? An object falling a constant through viscous liquid. ठीक है जी, ठीक है. अच्छा यार, थोड़ा सा पीछे चले आते हैं. तो जब हम लोग क्लासेस ले रहे थे, ठीक है, मैं अभी डेफिनेटली ईयरली करा रहा हूँ, तो मेरा मकसद जो है ईयरली पेपर करवाना होता है. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई जब भी कोई चीज़ पानी में कांस्टेंट स्पीड से जा रही होती है तो डेफिनेटली जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है
it was always equal to the liquid that was displaced. ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है. सो जो इससे रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी कि अपवर्ड फोर्स जो है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है, वो लिक्विड के वेट के बराबर होती है. ठीक है जी. अब इसके बकौल जो है हमारे पास आंसर तो ए आ रहा है. ठीक है जी, जिस जिसने मेरे लेक्चर लिए हुए उसको ये बात पता होगी. थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से भी दिखा देता हूँ कि ये हुआ कैसे. हमारे पास जो है बेसिकली जब हम बात करते हैं अपथ्रस्ट फोर्स की, तो वो बराबर होती है रो जी वी के. और जब हम बात करें डेंसिटी के, तो वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के. तो मैं डेंसिटी की जगह जो है मास ओवर वॉल्यूम रख सकता हूँ, टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा. अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड. तो इसका जो डिटेल कॉन्सेप्ट्स थे वो हम लोगों ने क्लासरूम्स में किए हुए. वैसे फोर्स डेंसिटी प्रेशर का आप लोग देख सकते हैं, उसको भी यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15. An airport has a mechanical system for moving luggage. The system uses a horizontal conveyor belt, a sloping conveyor belt, a lift and a frictional slide. The suitcase is moved around the airport using the system. The resistive forces opposing the motion of the suitcase are negligible. For which movement is the net work done on the suitcase greatest? ठीक है. For which movement of the suitcase the net work done on the suitcase is the greatest? Work done change in energy किस जगह पे सबसे ज़्यादा है? डेफिनेटली यार यहाँ से अपवर्ड मूव करेगा तो डेफिनेटली गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगी. इधर से इधर तक तो यार कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा. ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे, और ना कोई काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा, ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो इधर तो ज़ीरो होगा. चेंज इन वर्क डन इधर ज़ीरो होगा, इधर भी चेंज इन वर्क डन होगा. ठीक है जी, चेंज इन वर्क डन पॉजिटिव है. ठीक है, जब ये हाइट गेन करेगा तो डेफिनेटली चेंज इन वर्क डन एम जी एच काइनेटिक एनर्जी गेन होगी. ठीक है, और जब ये नीचे आएगा तो फिर डेफिनेटली एक्सेलरेट करेगा. इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. चलो यार, थोड़ा सा तुम लोगों को मैं समझाता हूँ, ये जरा बेसिक सी बात को समझना. इसमें और इसमें हाइट का गेन 10 में डेफिनेटली ज़्यादा है, इसमें हाइट का गेन कम है. ठीक है, तो इसके अंदर जो एनर्जी चेंज है वर्क डन का, वो लेस है एज़ कम्पेयर टू दिस एंड दिस. ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं देख रहा. इसमें तो वर्क डन है ही नहीं ना, क्योंकि ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही. अच्छा, जब ये ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्सेस तो कोई है नहीं, और फ्रिक्शन है, स्लाइड है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में से जो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें अच्छी खासी गेन हो जाएगी 10. और जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में. अच्छा, ये ग्राउंड भी रीच नहीं किया. तो अगर हम खुद सोचें यार कि नेट चेंज इन एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो वर्क डन इसके पास होगा वो इसको इधर से इधर ले जाने में होगा, 10 मीटर हाइट बढ़ाने में. अगर मैं बात करूं इसकी, तो डेफिनेटली एनर्जी प्लस और माइनस करके जो नेट चेंज होगा वो बहुत कम आएगा. इसमें नेट चेंज सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे पास जो इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा है. तो जो मैक्सिमम हमारे पास वर्क डन होगा वो मूविंग होगा बेटा, जब इसको कांस्टेंट स्पीड पे मैं ऊपर वर्टिकली लेके जाऊं, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर. इसमें काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो नेट चेंज इतना ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन नंबर 15 में. ओके, क्वेश्चन 16. अ कार मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस F. The engine of the car has an efficiency of 25%. What is the input power of the engine? Okay जी, power is equals to FV. ठीक है. अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? एफिशिएंसी यूजफुल पावर आउटपुट अपॉन टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100. एफिशिएंसी 25% है,
यूजफुल पावर आउटपुट हमें नहीं पता. व्हाट इज द इनपुट पावर ऑफ द इंजन? यूजफुल पावर आउटपुट कार मूव्स अराउंड द, ठीक है वो हमें पता है, एफ इंटू वी हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स और वेलोसिटी. ठीक है जी. द कार मूव्स अराउंड द हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट अगेंस्ट रेजिस्ट. ठीक है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब रेजिस्टिव फोर्स है उतनी ही फॉरवर्ड फोर्स भी है. ठीक है. टोटल पावर इनपुट हमें नहीं पता, मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 25 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. एफ वी इज इक्वल्स टू 1/, टोटल पावर इनपुट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल पावर इनपुट विल बी इक्वल टू 100/25 टाइम्स एफ वी. सो 4FV. सी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा गाइज, एफ इंटू वी ये हमें जो है ना कार की वो फोर्स बताई है जिससे वो मूव कर रही है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट मीन्स फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स, जो पावर वाली फोर्स है दैट्स एफ, वेलोसिटी इज वी. तो ये आउटपुट पावर बताई हुई बेसिकली. एफिशिएंसी की जगह 25% पुट किया मैंने. टोटल पावर इनपुट बेसिकली हमसे मांग रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4FV, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरी वैल्यू आ रही है. मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को सबको क्लियर होती होगी. ठीक है जी. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. ओके जी, क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.4 kg इज प्रोजेक्टेड into the air and follows a curved path above horizontal ground. The object takes a time of 1.5 seconds to move along its path. The object lands a horizontal distance of 18 meters from its initial position. Air resistance is negligible. What is the kinetic energy of the object at the maximum height? ओके जी, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाती है और थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक है. तो हमारे पास जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट वाज 18 एंड द टाइम टेकन वाज 1.5. ठीक है जी. द ऑब्जेक्ट टेक्स 1.5 मूव अलोंग इट्स पाथ. ठीक है ठीक है ठीक है. तो 18 डिवाइड बाई 1.5 हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है हॉरिजॉन्टल दैट्स 12 मीटर्स पर सेकेंड. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, मास इज 0.4, velocity is 12 squared and the answer is 28.8. 2SF में it would be 29 joules. ठीक है. So far so good. Moving on to the next question. A metal wire has length 5.2 and its diameter 1 millimeter. The metal has a Young's modulus of 360 gigapascals. The wire is fixed at one end and the force applied to the other end. The force exerted by the wire is 7.2 millimeter. ठीक है जी. The wire obeys Hooke's law. Extension फोर्स ऑफ. अच्छा, हमें पता है यार यंग्स एंड मॉडुलस जो होता है FL/AE के बराबर है. ठीक है जी. हमसे फोर्स मांग रहा है तो यंग्स एंड मॉडुलस टाइम्स एरिया टाइम्स द एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय द लेंथ. यंग्स एंड मॉडुलस हमारे पास दिया हुआ है 360 टाइम्स 10⁶. एरिया जो है नहीं दिया हुआ. मेटल वायर एज अ लेंथ. ठीक है. पाई रेडियस 0.5 हो जाएगा. पायर स्क्वायर से आ जाएगा. ठीक है. एक थोड़ा सा जगह देने के लिए. ठीक है. मैं कर रहा हूँ. एक्सटेंशन जो है वो हमें दी हुई है 7.2 मिलीमीटर. ठीक है जी. और लेंथ जो है दैट इज 5.2. 7.2 times 10⁻³ multiplied by 360 times 10⁶ multiplied by pi multiplied by 0.5 into 10⁻³ and then squared. Divided by 5.2. अच्छा जी, तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.39112. 0.391. तो मेरा तो 3
कोई मैथमेटिकल, एक बार फिर से 7.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 360 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मेरा आंसर बेटा नहीं आ रहा सही। क्या ब्लेंडर मार रहा हूँ। सॉरी गाइस, मैं एक बहुत स्टूपिड ब्लेंडर मार रहा था। गीगा इज 10⁻9, ठीक है। गीगा 10⁻9 होता है, गीगा 10⁻6 नहीं होता, दैट्स मेगा। तो आई एम सो सॉरी गाइस, गीगा 10⁻9 होगा, ठीक है। 7.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 360 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 10⁻³ एंड देन स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई 5. जी बेटा, मेरा आंसर आ गया 3.9 इंटू 10⁻² न्यूटन्स। बी इज़ द करेक्ट आंसर 391, तो 3.9 10⁻², ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी यार, ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद द फोर्स applied to it. The spring has unstretched length LO when the force F is applied. The spring has length L1. What is the work done in stretching the spring to length L1? ठीक है, हमें पता है यार कि जो हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है हाफ, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एफ एक्स है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली 1/2 फोर्स इज एफ एन एक्सटेंशन विल बी L1 माइनस LO। तो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, बी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ओके जी, यहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव करते हैं। अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज़ travels in the medium with a speed of 340 meters per second. What is the minimum distance between 2 points on the wave that has the phase difference of 70? अच्छा जी, phase difference of 70. Okay, V is equals to F lambda. पहले वेवलेंथ निकाल लो मैं, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी 340 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 1500। बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ वेवलेंथ जो आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 0.226। 0.226 मीटर्स जो है, दिस इज बेसिकली 360 डिग्रीज। सो एक्स डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। सो मल्टीप्लाइड बाय 70 डिवाइड बाय 360, तो द आंसर इज 0.044 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.4 सेंटीमीटर्स। मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 4.4 सेंटीमीटर्स का जो है आंसर है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, जिसमें 70 डिग्री का फेस डिफरेंस होगा। इतना इजी था ये तो, बट यार थोड़ा सा वर्ड्स पे परेशान हो जाते हो कि यार कभी फेस डिफरेंस, तो एज सच परेशान नहीं होना, ठीक है। द पेपर इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अच्छा जी, क्या बोलता है भाई, अ ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस अलोंग द प्रोग्रेसिव वेव। ग्राफ 2 रिप्रेजेंट द सेम वेव एंड शोज द वेरिएशन ऑफ विद डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इंस्टेंट इन टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? अच्छा, ग्राफ 1 को ऑब्जर्व करो, तो तुम लोगों के पास एक वेव कंप्लीट बनी हुई है और इसका टाइम फ्रेम हमें पता है 0.4 है। फ्रीक्वेंसी इज 1 ओवर टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर 0.4, 1 डिवाइड बाई 0.4। हमारी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है दैट इज़ 2.5 हर्ट्स। इस वेव से हमें वेवलेंथ मिल जाएगी
डायरेक्टली 120 मिल रही है सेंटीमीटर। अच्छा आंसर सेंटीमीटर सेकंड में है ना, तो सेंटीमीटर में ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2.5, वेवलेंथ इज 120, वैल्यू 300 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। 21 का आंसर डी हो जाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। The vehicle moves with a constant velocity along a road directly towards an observer. The observed frequency of the sound from the vehicle changes as the vehicle moves past the observer. What is the phenomenon? अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब कोई चीज़ करीब आ रही होती है, सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लाइक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा महसूस होती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द डॉपलर इफेक्ट, जाने वक्त भी और आते वक्त भी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन था। An electromagnetic wave with wavelength 2.1 centimeter in a vacuum has a wavelength, ठीक है। Which region is electromagnetic spectrum contains this wave? Okay. -2. अच्छा भाई okay, ठीक है जी। भाई हमारे पास जो है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी 10⁻0 होती है, ठीक है। से थोड़ी कम 10⁻⁻1 0 यही होती है, ठीक है। और जो हमारे पास 10⁻⁻2 में आंसर आ रहे हो, 10⁻⁻1 में आंसर आ रहे हो, सॉरी -3 में आ रहे हो, तो ये जो रेंज होती है 10⁻2 -3 की, ये सारी की सारी हमारे पास माइक्रोवेव्स की रेंज होती है, ठीक है जी। क्योंकि छोटी वेवलेंथ है 2.1 सेंटीमीटर, इट्स स्टिल लार्ज वेवलेंथ, सॉरी छोटी बोल रहा हूँ, लार्ज वेवलेंथ है। गामा की 10⁻10 -11, तो बहुत पीछे चले आती हैं। तो विजिबल लाइट की ऑल्सो वेवलेंथ इज लेस। तो ये जो रेडियो वेव है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है, एक 10 मीटर्स होती है। ये इसकी जो है 0.01 मीटर्स। तो ये जो 2.1 है ये हमारी माइक्रोवेव की रेंज में आ जाएगा। इसका एक चार्ट है, वो आप लोगों को एक क्लियर, जब हम लोगों ने वो शुरू में याद कर रहे होते हैं कि वेवलेंथ्स ऑफ जो एस्टिमेशन की लिस्ट थी वो याद कर लेंगे, आप लोगों ने की होंगी, तो ये मेरे ख्याल से इजी है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, एस्टिमेशंस याद कर लीजिएगा। A source of plain polarized light is observed through polarizing filters. The two filters are positioned so that the source appear at its brightest. One of the filters is then rotated clockwise and other is rotated anti-clockwise through the same angle. How does the source appear when both filters have been rotated 90 degrees and 180 degrees from their initial positions? Okay, this is a good question. सुनना बच्चों, बोल रहा है कि जब मैंने ये दो फिल्टर रखे हुए हैं तो मैक्सिमम लाइट आ रही है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल लाइट का सिर्फ एक्स मूवमेंट में लाइट है, ठीक है। जो पोलराइज्ड लाइट है, जो लाइट आ रही है वो एक्स कंपोनेंट ही है, वो ऑलरेडी पोलराइज्ड ही आ रही है यहाँ से, सोर्स से। इसके आगे भी मैं तो हूँ दो पोलराइजर रख दूँ, वो भी एक्स वाले रख दूँ, तो डेफिनेटली ऐसी सूरत में मैक्सिमम लाइट मुझे मिलेगी। अगर एक लाइट है उसकी, मेरे पास एक लाइट आ रही है मैक्सिमम, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाई की आ रही है, तो मैं सामने अगर वाई वाले पोलराइजर रख दूंगा तो मेरी मैक्सिमम लाइट मेरे पास आएगी, इसमें तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं। हाँ, अगर एक्स वाली आ रही है और मैं वाई का रख दूँ 0 हो जाएगी, और अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है और एक्स का रखूँगा तो हाफ हो जाएगी। बट वो बोला मैक्सिमम है, तो मैंने कहा वही लाइट आ रही है जिसके पोलराइजर रखे होंगे, मतलब वही पोलराइजर रखे होंगे जिसकी लाइट आ रही है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम लाइट जो है हमें ऑब्जर्व होगी। अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूँ तो डेफिनेटली 90 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है कि मैं इसको वाई पे कर रहा हूँ, और इसको भी 90 डिग्री घुमा दूँ, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी वाई पे कर रहा हूँ, तो उस सूरत में मेरी जो लाइट है वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि लाइट एक तरीके की आ रही थी, 90 डिग्री पे दोनों घुमा दिए तो लाइट जो है डार्केस्ट हमारे पास जो है हो जाएगी, सी एंड डी हो सकता है, डार्केस्ट हो जाएगी। अच्छा, कहानी ये है कि अगर 180 पे घुमा देता, मैं कह रहा हूँ यार ये ऐसे थी, ठीक है, डार्केस्ट वाली बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको 180 पे घुमा देता, एक को क्लॉकवाइज 180 पे घुमा देता, एक को एंटी क्लॉकवाइज 180 पे घुमा देता, तो एग्जैक्टली वही चीज़ वापस आ जाती। तो ऐसी सूरत में जो है डार्केस्ट हमारे पास 90 पे होती है और ब्राइटेस्ट हमारे पास 180 पे होती। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर सी है।
लेट्स सपोज कोई बंदा बोलता है सर म्यूलर्स लॉ समझाएं, म्यूलर्स लॉ समझो, आई इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी, हमें नहीं पता थी कॉस एंगल इज 90 स्क्वायर, तो कॉस 90 की वैल्यू तो हमारे पास कैलकुलेटर में भी जीरो होती है, तो म्यूलर्स लॉ के भी अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जब 90 भी घुमाता तो इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, और कॉस 180 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो 1 होती है, -1 होती है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगी, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे कॉस 180 रखूँगा तो इंटेंसिटी जो है एक्चुअल इंटेंसिटी इज इक्वल टू, जब मैं कॉस 90 रखूँगा तो इंटेंसिटी जीरो आएगी, और जब कॉस 180 रखूँगा तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल इंटेंसिटी, तो वो ब्राइटेस्ट हो जाएगी। ठीक है, म्यूलर्स लॉ से भी वही आंसर आ रहा है, पर कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स पे बेसिक सवाल है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 25, द डायग्राम शोज अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स पॉइंट x and y, देयर इज अ स्टेशनरी वेव ऑन द स्ट्रिंग, द सॉलिड कर्व shows the position string at position t, maximum displacement in time 0. ठीक है, the dashed curve is the position maximum straight displacement, the straight, ठीक है, mean position, ये mean position है, ये अभी के टाइम फ्रेम की है और ये ऑपोजिट टाइम फ्रेम की है। ठीक है जी, पॉइंट s on the string is directly above point p। ठीक है जी, which statement is correct? A short time after time 0 the point r on the string will be displaced। r डिस्प्लेस होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हमारे पास नोड है, नोड कभी डिस्प्लेस ही नहीं होते, नहीं करेक्ट। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर टाइम 0 द पॉइंट s and t on the spring move in opposite direction। s and t, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, s जो है और t बिल्कुल आउट ऑफ फेज है, तो जब ये थोड़े टाइम बाद ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, डेफिनेटली b इज द करेक्ट आंसर, और कोई टेंशन ही नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन p and q इज वन वेवलेंथ, p and q नहीं बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वन वेवलेंथ हो सकता है, तो बाकी दोनों तो चेक ही नहीं करने, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेफिनेटली आउट ऑफ फेस पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन 26, द वेरिएशन विद डिस्टेंस x ऑफ द इंटेंसिटी I along द स्टेशनरी साउंड वेव इन एयर इज शोन। द साउंड इन द एयर, ठीक है जी, विद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, ठीक है, स्पीड भी दी हुई है। ओके ठीक है, ये भी एक यार अच्छा सवाल है यार, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मैं बात करूं अगर एक वेव की, तो एक तो इस पॉइंट पे जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ऐसा ही है। तो अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी मैक्सिमम की, तो इंटेंसिटी यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, और अगर मैं अपनी डायग्राम पे बात करूं तो इंटेंसिटी यहाँ और यहाँ मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली अगर इस पॉइंट को मैं 0 बोलता हूँ और इस पॉइंट को मैं 10 बोलता हूँ, तो डेफिनेटली मेक सेंस कि भाई इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट पे दी हुई है ना। अच्छा, ये विष्णु डायरेक्ट इंटेंसिटी ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, मैं समझा रहा हूँ कि भाई अगर मैं एक नॉर्मल वेव बनाता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, हाँ इंटेंसिटी यहाँ पे भी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे भी मैक्सिमम होगी, तो देयरफॉर अगर मैं इस इंटेंसिटी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट पे कवर करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि भाई हमारे पास जो वेवलेंथ है 10 और फिर डेफिनेटली 10, तो वेवलेंथ हमारे पास जो होगी वो 20 सेंटीमीटर आ रही होगी। पर्सनली स्पीकिंग ये हमें पता चल रहा है इस ग्राफ की मदद से इंटेंसिटी कंपैरिजन में। अब अगर मैं कोई बच्चा 10 वेवलेंथ रखेगा तो डेफिनेटली वो गलत आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो 2 पॉइंट पे उन्होंने कहा भाई मैक्सिमम थी, फिर 0 हुई, फिर मैक्सिमम हुई, इसका ये मतलब थोड़ी वेव खत्म हुई। वेव में तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं वेव बात करूं तो 0 मैक्स 0 मैक्स 0, तो 0 मैक्स 0 मैक्स 0, तो मैक्स यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है, ठीक है जी। तो हमारे पास दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच में जो वेवलेंथ होगी वो दैट इज हाफ लैम्डा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा पूरी वेवलेंथ के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होती होगी। अच्छा, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा की बात करें, स्पीड हमारे पास 340 है, फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वेवलेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो डेफिनेटली 340 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻³ -3 17 -2,
इसका आंसर आ रहा है ए इज़ द करेक्ट आंसर आई मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग. Okay, G, an experiment is set up to demonstrate the diffraction of water waves in a ripple tank. The wave passed through a gap of width W. And some diffraction of the wave is observed. ठीक है जी, the wavelength of the wave is now doubled. Wavelength अब double कर दी है. अच्छा जी, wavelength double कर दी है. तो same diffraction. अच्छा, डायफ्रैक्शन मैक्सिमम होती है जब गैप और वेवलेंथ दोनों सिमिलर हों. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. हम डायफ्रैक्शन की बात करें तो भाई मैक्सिमम डायफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ और गैप की जो गैप है वो दोनों सिमिलर होने ज़रूरी होते हैं. अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास मुझे सेम डायफ्रैक्शन चाहिए और मैं वेवलेंथ डबल कर रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली विथ को भी डबल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सेम डायफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये वो सिमिलर कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने इस चीज़ को आंसर किया. Two coherent electromagnetic waves are traveling in vacuum. The two waves meet at a point. At this point, the two waves have same intensities. Which statement about the wave is not correct? Is not correct. Okay, ठीक है, meet at different intensities. क्या पढ़ रहा हूँ यार मेरा, सॉरी बेटा. Two coherent electromagnetic waves are traveling in a vacuum. The two waves meet at a point. At this point, the two waves have different intensities. अच्छा, ठीक है, दोनों की इंटेंसिटी मुख्तलिफ है. ठीक है जी, दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस. ठीक है, मीट कर रहे हैं. नॉट करेक्ट, इट्स करेक्ट. दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड. नहीं बेटा, इंटेंसिटीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. जब डिफरेंट इंटेंसिटीज है तो डेफिनेटली जो है एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा. ठीक है, तो ये बी इज़ नॉट करेक्ट. सो डेफिनेटली नॉट करेक्ट ही मांग रहा था. बी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometers is incident normally on a diffraction grating. The distance between the adjacent slits diffraction is 2 into 10 to the minus 6. The screen is placed parallel to the grating at the distance of 1.5 meters from the grating. Third order diffraction maximum observed at the two ends of the screen as shown. What is the distance between the two ends of the screen? अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. अच्छा जी, ग्रेटिंग स्पेसिंग हमारे पास दी हुई है, दैट इज 2 into 10⁻⁻⁶. नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट इज 3 एंड द वेवलेंथ इज आल्सो गिवन 600 nanometers. ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं एंगल की वैल्यू निकाल रहा हूँ. ठीक है जी, ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास 3 into 60 into 10⁻⁹ divided by 2 into 10⁻⁶. चौसठ डिग्री आ रहा है बेटा मेरे पास. 64.2 डिग्रीज आंसर है. 64.15 है, 64.2 ले रहा हूँ. अच्छा जी, 64.1215 डिग्रीज. ठीक है जी, मैं ये लेंथ निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ, सो का डुआ लगा देता हूँ. tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट निकालना है, एडजेसेंट इज 1.5. ठीक है, दिया हुआ है, तो 1.5 टाइम्स tan 64.2 3.1. ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस 3.1 आ रहा है. टोटल चाहिए तो दैट विल बी 6.2. ठीक है, आधा नहीं करके प्लीज़ यार, इतनी मेहनत करके गलत नहीं कर देना. MCQs में बहुत गलती करते हो यार, बहुत गलती. आंसर फ़ौरन से जो है ना, जैसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट. नहीं यार, पहले पूरी चीज़ देख लिया करो, रिलैक्स होके मांग रहा क्या है, हम क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके आंसर दिया करो. A metal wire is connected between the terminals of the cells so that there is a current in the wire. This statement is correct. Negatively charged electrons in the wire move from negative terminal to the positive terminal. बेशक यही सही है, और क्या सही होगा, बेसिक बात है. नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियर ऑफ द वायर मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव. नहीं बेटा, न्यूक्लियर नहीं मूव करते. आगे वाले नहीं पढ़ रहा, बस ये आंसर करेक्ट है.
नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है जी, two resistors of resistance R and 2R are connected in parallel with battery of electromotive force 12 volts and negligible internal resistance. The total power dissipated by the two resistors is 36 watts. What is the value of R? अच्छा भाई, पहले इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1/R प्लस 1/2R का इन्वर्स। ठीक है, तो दैट्स 2R प्लस R/2R, 3R/2R, 3/2R, 2/3R। ठीक है जी, ये इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 2/3R आ गई। अच्छा, पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था V²/R। ठीक है जी, पावर हमारे पास 36 है, वोल्टेज 12² डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2/3R। तो 2/3R इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 36। R इज इक्वल्स टू 144 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 36। 144 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 ohms आंसर आ रहा है। ठीक है जी, आई होप दैट्स क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। The wire has a length of 3 meters and made up of the resistivity of 4.9 into 10⁻⁷। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, the potential difference of 12 volts is applied across the wire and wire so that it has the current of 1.4 amperes. What is the cross section area of the wire? अच्छा, हमें पता है यार कि रेजिस्टिविटी जो है रो एल ओवर ए के बराबर होती है, रेजिस्टेंस जो है रो एल ओवर ए के बराबर होती है। ठीक है जी, अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लूँ सबसे पहले वोल्टेज ओवर करंट के रेशो से, तो वोल्टेज ओवर करंट से मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली। रेजिस्टिविटी 4.9 इंटू 10⁻⁷ और लेंथ जो है दैट इज़ 3 और एरिया हमें नहीं पता। ठीक है जी, सो बेसिकली 12 डिवाइडेड बाय 1.4 टाइम्स 3 टाइम्स 4.9 ठीक है जी, 1.7 इंटू 10⁻⁷। इसका आंसर भी आ रहा है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होता होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, a cell of negligible internal resistance is connected in series with a thermistor, a fixed resistor and an ammeter. The thermistor is placed in a beaker of water and the temperature of the water is slowly increased. Temperature बढ़ा रहा हूँ। A graph of the current against temperature of the thermistor is plotted. Which graph shows the variation of I with T? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेटा, इस ये दो हो ही नहीं सकते, टेम्परेचर कम हो रहा है। ओह, टेम्परेचर बढ़ रहा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा यार अगर याद करो तो थर्मिस्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता था तो रेजिस्टेंस कम होती थी, और डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम होगी तो दैट मीन्स करंट जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्मिस्टर क्या है? इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ता है। तो अगर मैं इनको क्लियरली देखूं तो इसमें भी करंट कम हो रहा है, इसमें भी करंट कम हो रहा है, इसमें भी करंट इवेंचुअली कम हो रहा है, तो करंट बढ़ना चाहिए, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। और कोई इसमें लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसकी मद्देनजर रखते हुए आपने इसका आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है बेटा कि अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू रेजिस्टर्स एंड अ स्विच एज शोन। ठीक है, आवाज क्लियर, ओके। Initially switch S is open. What happens to the voltmeter and ammeter reading when the switch S is closed? अच्छा यार देखो, ठीक है, ये जो वोल्टमीटर है ना, ये हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ठीक है जी, जो वोल्टेज है और ना लॉस वोल्ट दे रहा है ना वो दे रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार इसकी रेजिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यार अगर इसकी रेजिस्टेंस 20 है, इसकी भी फॉर एग्जाम्पल 20 है, ठीक है, समझाने के एतबार से, तो डेफिनेटली जब जो करंट आ रहा होगा उसको 20
ओम्स रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बट जब मैं स्विच एस बंद कर दूंगा तो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगी वो हमारे पास 10 हो जाएगी। तो हमें ये बात पता ना भाई, जब दो चीजें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो डेफिनेटली जब स्विच एस मैं क्लोज करूंगा तो इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो एमीटर की रीडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो बी और सी तो हो ही नहीं, बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर यार ये ग्लिच कर रहा है, सॉरी गाइस, ये आज थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। अच्छा, जब यार इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वोल्टेज भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो वोल्टेज कम मिल रहा होगा इसे, और डेफिनेटली लॉस वोल्ट्स बढ़ जाएंगे। तो जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा, क्योंकि एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस हमारे पास करंट इंक्रीजेस एंड वोल्टेज डिक्रीजेस एज वेल। ठीक हो गया जी। मूविंग फॉरवर्ड, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोलते हैं भाई, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इन द करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। व्हाट इज, अच्छा बहुत ही सिंपल है बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बिलीव कर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे लॉ है किरचॉफ्स का फर्स्ट, और दूसरा वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई वो नहीं है। टू रेजिस्टर्स आर द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 34 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज and combined resistance of 7.4 when connected in parallel. What is the resistance of one of the resistors? ठीक है, अच्छा बड़ा अच्छा सवाल है यार, ट्रायल एरर से होगा यार, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर एक रेजिस्टर 15 का है और टोटल सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टेंस 34 है, तो हमारे पास दूसरा रेजिस्टर 19 का होगा, पहले की बात कर रहा हूँ। अगर एक 15 का होता तो बी 19 का होना चाहिए था, क्योंकि सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो 34 ही होनी चाहिए। और सेम अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ 15 और 19 को, तो 1/15 प्लस 1/19 का इन्वर्स, डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ बेटा, आप लोग जो है जैसे मर्जी कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है इट्स 8.3, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, अगर 17 का होता तो 17 का होता तो 34 माइनस 17, तो दूसरा रजिस्टर जो है वो भी 17 का होना चाहिए था। 17 अगर मैं इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालता 1/17 प्लस 1/17, और इसका जो आंसर होता बेटा दैट वुड हैव बीन 8.5, ये भी नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी में हमारे पास बेटा 23, अच्छा अगर एक रजिस्टर 23 का होता तो 34 माइनस 23 हमारा जो दूसरा रजिस्टर बनता है 11 का बनता, पैरेलल में 23 और 11 होते तो हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आती 1/23 प्लस 1/11 का इनवर्स, तो आंसर आता 7.4। वेरी गुड, ठीक है, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये ट्रायल एरर से ही होना था, इसका और कोई मेथड नहीं था। ठीक है जी, तो ये ट्रायल एरर से ही करना था। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव करते हैं। अच्छा, A potentiometer circuit is used to investigate the electromotive force of cell X. The EMF of cell X is approximately 0.5. ठीक है, the driver cell has negligible internal resistance and has EMF of 2. The sliding contact is moved along the uniform resistance wire between the ends Q and R at the point where the reading on the galvanometer is 0. ठीक है, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है कि यहाँ पे रीडिंग 0 आ रही है। इसका मतलब क्या था, जब यहाँ रीडिंग 0 आ जाती गाइस, मैंने बताया था, इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं करा। डेट मीन्स इसका वोल्टेज जो है वो ऑलरेडी पता है 0.5, तो इसका वोल्टेज भी अराउंड 0.5 होना चाहिए। अच्छा जी, बड़ा ही सिंपल है यार, कि अगर मेरी लेंथ जब L थी टोटल लेंथ पे, अगर टोटल लेंथ L पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 2 वोल्ट्स। तो बेसिकली जो लेंथ टोटल क्यू आर है उस पर टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट्स है।
तो x पे जो वोल्टेज होगा 0.5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, तो दैट इज़ 1/4 क्यू आर। तो इसका आंसर ए है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि भाई अगर पूरी लेंथ पे जो है वोल्टेज 2 था तो 1/4 ऑफ द लेंथ पे जो है 0.5 होगा। ये हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी। The table contains data for 4 different nuclei P, Q, R and S, which 2 nuclei of are isotopes of same elements. Isotopes of same elements का मतलब है सेम प्रोटॉन नंबर होना चाहिए। ठीक है जी, प्रोटॉन नंबर सेम, इसके प्रोटॉन 5, इसके 4, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 8 8, तो भाई आर एंड एस जो है सेम प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियन माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करूँगा प्रोटॉन आ जाएंगे, आर और एस में सेम प्रोटॉन आ रहे हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट बीटा नेगेटिव डीके इज करेक्ट? बीटा डीके की बारे में, अच्छा चलो रेडियो एक्टिविटी पे चले आते हैं। बीटा डीके में क्या होता है, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटी में बीटा डी नेगेटिव जब डीके कर रहे होते हैं तो बेसिकली मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि बीटा की डीके में हमारे पास आ जाता है। बीटा डीके में हमारे पास जो जब भी बीटा नेगेटिव डीके हो रहा होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब डीके होता है तो न्यूट्रॉन इज बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। तो बीटा डीके में हमेशा बीटा नेगेटिव के डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा पॉजिटिव के डीके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। सिंस बीटा नेगेटिव का डीके है तो न्यूट्रॉन इज बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोटॉन और साथ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनोज जो हैं फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रॉन इज बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो इज आर इमिटेड। ठीक है जी, यही सिंपल सी कहानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच व्हाट इज़ द क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन 3 न्यूक्लियस? अच्छा, हाइड्रोजन 3 के न्यूक्लियस में हमारे पास जो है हाइड्रोजन, जब H3 की बात करें, ट्रीटियम की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ट्रीटियम का जो न्यूक्लियस है इसमें हमारे पास जो है 3 जो है हाइड्रोजन 3 1 होता है। ठीक है जी, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है इसमें 3 1 का मतलब क्या है, इसमें एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है दैट इज़ हमारे पास अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन हमारे पास होता है अप डाउन डाउन। तो हमारे पास 2 न्यूट्रॉन हो गए अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, और एक प्रोटॉन हो जाएगा अप अप डाउन। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2 3 4 हमारे पास जो है अप हैं और 5 हमारे पास डाउन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये पेपर सॉल्व हो गया भाई। अच्छा गाइस देख लो यार, 3 4 सवाल ही मुश्किल थे इसमें। ठीक है, 3 या 2 3 क्वेश्चन ट्रिकी थे, ज़्यादा नहीं थे, 2 3 क्वेश्चन ट्रिकी। 29 पे ए था, स्टिल हैव द मार्जिन ऑफ 7 8 मार्क्स कि भाई तुम वो लूज़ कर सकते हो। 3 नंबर कट देते हैं, 4 नंबर तो बेसिक कटते ही कटते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 2 3 क्वेश्चन अच्छा होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा हो तो लीव इट, उसको एंड में देखना, टाइम बचे तो उसको बहुत एफर्ट डालना, वरना फिर जो अच्छा खाली नहीं छोड़ना। 1/4 प्रोबेबिलिटी है, कुछ ना कुछ तो लिख के आना। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट यार, जज़ाकल्लाह।